डिस्क्लेमर। इस कहानी द माफियाज पॉइजनस लव के सभी पात्रों के नाम, स्थान और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान या घटना से इनकी समानता मात्र एक संयोग है। इस एन.के. कौसर ऑडियो स्टोरी की विषय वस्तु का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, जाति, समाज, संस्था या राजनीतिक दल की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। एन.के. कौसर ऑडियो स्टोरी इसकी विषय वस्तु की पुष्टि या समर्थन नहीं करती है और न ही इसकी जिम्मेदारी लेती है। इस कहानी से जुड़ा दर्शकों का कोई भी निर्णय या कृत्य उनके अपने विवेक और स्वतंत्र इच्छा के अधीन है। इस कहानी में व्यक्त किसी भी दृष्टिकोण, सुझाव, विचार या कथन से होने वाली किसी भी अवमानना या मानसिक आघात के लिए एन.के. कौसर ऑडियो स्टोरी किसी भी प्रकार से जवाबदेह या जिम्मेदार नहीं है। एन.के. कौसर ऑडियो स्टोरी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी वीडियो पर हाइप देना ना भूले। चलिए मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हूँ। द माफियाज पॉइजनस लव प्रस्तावना। मुंबई सपनों का शहर, पर इन सपनों के पीछे एक ऐसी दुनिया है जहां कानून नहीं, सिर्फ एक नाम चलता है। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही समंदर की लहरें भी थम जाती हैं और दुश्मनों की धड़कनें रुक जाती हैं। विक्रांत सिंह चौहान। वह सिर्फ मुंबई का बेताज बादशाह नहीं, बल्कि एक ऐसी सल्तनत का मालिक है जिसका सिक्का पूरी दुनिया में चलता है। बिजनेस टाइकून, अंडरवर्ल्ड का बेरहम चेहरा और एक ऐसा शख्स जिसके सामने बड़े से बड़े देश की सरकारें झुकती हैं। विक्रांत के लिए जज्बात एक कमजोरी हैं और मोहब्बत उसके लिए एक ऐसा शब्द था जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया। उसका दिल पत्थर का था, जिसे ना दर्द मालूम था ना ही नर्मदिली। वह प्यार के एहसास से हमेशा अनजान रहा। लेकिन इसी मुंबई की एक आम सी कॉलोनी में अंधेरों से दूर एक नन्ही सी लौ जल रही थी। इनाया कौर, 18 साल की मासूम, चुलबुली और जिंदादिल लड़की। इनाया की दुनिया सिर्फ उसकी माँ के इर्द गिर्द घूमती थी। वह माँ, जिसने एक ऐसे मर्द से लड़कर उसे पाला, जिसने सिर्फ इसलिए उन्हें ठुकरा दिया क्योंकि वह एक बेटी थी। इनाया के पैदा होते ही उसके बाप ने उसे रास्ते पर छोड़ने को कहा था, पर उसकी मां ने अपनी ममता को चुना और उस बेरहम इंसान से दूर अपनी एक नई दुनिया बसा ली। इनाया ने बचपन से ही मर्दों का कठोर चेहरा अपने बाप के रूप में देखा था, इसलिए उसका भरोसा इश्क और मर्दों से हमेशा के लिए उठ चुका था। इनाया का एक ही सपना था, एक बड़ी डॉक्टर बनना, ताकि वह अपनी मां को वह सारी खुशियां दे सके जो उन्होंने उसके लिए कुर्बान कर दी थीं। पर उसके दिल में एक गहरा डर था। सिटी हॉस्पिटल में अपनी मां को नर्सिंग करते देख और लोगों को अपनों के लिए रोते देख इनाया हर रोज भगवान से बस एक ही दुआ मांगती। हे भगवान, मुझे मेरी मां से पहले कुछ मत होने देना, क्योंकि मेरे बाद उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। और जिस दिन आप मेरी मां को अपने पास बुलाएं, उसी पल मेरी जान भी ले लेना, क्योंकि इस दुनिया के किसी और मर्द पर मुझे भरोसा नहीं है। दो अलग दिशाएं, दो अलग दुनिया। एक तरफ वह जिसने कभी प्यार नहीं किया, और दूसरी तरफ वह जो प्यार के नाम से ही डरती है। एक पॉइजनस, जहरीला नशा और एक मासूम सी प्रार्थना। क्या होगा जब विक्रांत सिंह चौहान की अंधेरी दुनिया में इनाया की चुलबुली रोशनी कदम रखेगी? क्या पत्थर का वह दिल एक मासूम की खातिर धड़केगा, या फिर ये पॉइजनस लव सब कुछ तबाह कर देगा? तैयार हो जाए एक ऐसी दास्तान के लिए जहां नफरत और जुनून की हदें पार होंगी। देखना ना भूलें द माफियाज पॉइजनस लव, सिर्फ हमारे चैनल नक कौसर ऑडियो स्टोरी पर। नोट, दोस्तों, कहानी में बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। द माफियाज पॉइजनस लव। अध्याय 1, मौत का सन्नाटा और खौफ की सल्तनत। कैलिफोर्निया की ठंडी रात और शहर के सबसे आलीशान मगर गुप्त ठिकाने का एक बंद कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ दीवार पर चल रहे प्रोजेक्टर की नीली रोशनी उस सन्नाटे को चीर रही थी। कमरे के बीचों बीच एक लंबी मेज थी, जिसके चारों तरफ दुनिया के अलग अलग कोनों से आए ताकतवर और खतरनाक लोग बैठे थे। उन सबके चेहरों पर एक अजीब सी दहशत थी। माथे पर पसीना था और सांसें जैसे गले में अटकी हुई थीं। सबका ध्यान उस शख्स पर था जो मेज की सबसे मुख्य कुर्सी हेड चेयर पर बैठा था। उसने काले रंग का ओवरकोट पहना हुआ था। मेज पर टिके उसके मजबूत हाथ पर कलाई से लेकर सीने तक एक खतरनाक काले नाग स्नेक का टैटू बना हुआ था, जो अंधेरे में भी उसकी शख्सियत को और डरावना बना रहा था। उसके एक हाथ में जलता हुआ सिगार था, जिसका धुआं कमरे के माहौल को और भारी बना रहा था। वह कोई और नहीं, विक्रांत सिंह चौहान था। प्रोजेक्टर पर कुछ कागजात और वीडियो चल रहे थे। विक्रांत की गहरी, ठंडी आंखें बिना पलक झपकाए स्क्रीन को देख रही थीं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना गुस्सा, ना हमदर्दी। वह एक पत्थर की मूरत की तरह शांत था, और यही शांति सबको डरा रही थी। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए विक्रांत की भारी और रूह कपा देने वाली आवाज़ गूंजी। यू ऑल नो, मुझे धोखे से सख्त नफरत है। उसने अपनी सिगार का धुआं हवा में छोड़ा और अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे की ओर झुका। और उससे भी ज्यादा नफरत है मुझे गैर कानूनी कामों से। मेरे धंधे का सिर्फ एक ही उसूल है, हाथ कीचड़ में इतना मत डालो कि उस कीचड़ को खुद के हाथों से साफ ही न कर पाओ। कमरे में मौजूद माइकल नाम का एक आदमी थर थर कांपने लगा।
उसने विक्रांत की पीठ पीछे लड़कियों की तस्करी ट्रैफिकिंग का धंधा शुरू करने की जुर्रत की थी। विक्रांत की आवाज़ अब और भी ज़्यादा ठंडी और जानलेवा हो गई थी। मैं बुरा हूँ, बहुत बुरा, पर इतना भी नहीं कि अपना ज़मीर बेच दूँ। मैं औरतों के जिस्म का सौदा नहीं करता। इससे पहले कि माइकल कुछ सफाई दे पाता या रहम की भीख मांगता, विक्रांत ने बिजली की फुर्ती से अपनी गन निकाली। एक ही गोली और माइकल का शरीर बेजान होकर मेज पर गिर पड़ा। खून की कुछ बूंदें मेज पर रखे पानी के गिलासों पर जा गिरीं। कमरे में मौजूद बाकी लोग अपनी कुर्सियों से झटके में खड़े हो गए, उनकी रूह कांप उठी थी। विक्रांत ने बिना पीछे मुड़े ठंडे अंदाज में गन वापस अपनी कमर में खोंसी और उठ खड़ा हुआ। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और कमरे से बाहर निकलने लगा। जाते जाते उसके शब्द वहां खड़े हर शख्स के लिए चेतावनी थे। गंदगी साफ करना मुझे अच्छे से आता है। विक्रांत के बाहर निकलते ही कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद एक आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब बॉस ने ये रूल पहले ही बना दिया था, तब माइकल को ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए था। शेर की मांद में हाथ डालोगे तो यही अंजाम होगा। बाहर काली BMW कारों का एक लंबा काफिला खड़ा था। विक्रांत अपनी आलीशान कार की पिछली सीट पर जा बैठा। उसका खास बॉडीगार्ड जोरावर सिंह बगल वाली सीट पर था, जबकि उसका असिस्टेंट रॉकी लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। गाड़ियां कैलिफोर्निया की सड़कों पर ब्लैक ऑर्चिड होटल की तरफ दौड़ रही थीं। विक्रांत ने कार के अंदर ही अपना लैपटॉप खोल लिया और एक हाथ से सिगार सुलगा ली। रॉकी ने धीरे से पूछा, सर, हमें इंडिया के लिए कब निकलना है? विक्रांत ने बिना नजरें लैपटॉप से हटाए अपनी गहरी और रौबदार आवाज में जवाब दिया, आज रात। मुझे यहाँ के सारे काम आज ही खत्म चाहिए। कल का सूरज मैं मुंबई में देखना चाहता हूँ। रॉकी ने तुरंत सिर झुकाया। जी सर, मैं जेट तैयार रखने का ऑर्डर देता हूँ। आज रात हमारी प्राइवेट जेट इंडिया के लिए उड़ान भरेगी। विक्रांत ने खिड़की के बाहर देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे पढ़ पाना नामुमकिन था। उसे नहीं पता था कि जिस मुंबई वह वापस जा रहा है, वहाँ एक मासूम सी दुआ उसकी तकदीर बदलने का इंतजार कर रही है। क्या होगा जब विक्रांत का सामना इनाया से होगा? क्या पत्थर दिल पिघलेगा या इनाया इस पॉइजनस लव का शिकार बनेगी? वहीं दूसरी तरफ मुंबई की धड़कन, उसकी सड़कें और उन सड़कों के बीच स्थित लाइफ सेंटर हॉस्पिटल। यहाँ हर पल जिंदगी और मौत के बीच एक जंग चलती है। सफ़ेद दीवारों और दवाइयों की गंध के बीच सावित्री देवी बड़ी फुर्ती से अपने मरीजों की देखभाल कर रही थीं। सावित्री के चेहरे पर एक ठहराव था जो सालों के संघर्ष से आया था। तभी एक उम्रदराज नर्स, जिन्हें सब प्यार से काकी कहते थे, उनके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे सावित्री, तू यहाँ मरीजों में उलझी है और वहाँ तेरी बिटिया पूरे अस्पताल के चक्कर काट रही है। अभी नीचे गाइनेक वार्ड की तरफ गई है, जा मिल ले उससे। सावित्री ने माथे से पसीना पोंछा और धीमी आवाज में बोली, ठीक है काकी, जाती हूँ। पता नहीं ये लड़की भी ना बस मुझे ढूंढती रहती है, सारा दिन परेशान करके रख दिया है इसने। काकी ने सावित्री के कंधे पर हाथ रखा और लाड़ से कहा, अरे पगली, वो तुझे परेशान नहीं करेगी तो किसे करेगी? कितनी प्यारी बच्ची है। अब यहाँ बातें मत बना, जा नीचे, इंतजार कर रही है तेरा। गाइनेक वार्ड का कड़वा सच। नीचे वार्ड के बाहर का मंजर कुछ और ही था। वहाँ एक 18 साल की लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखों में मासूमियत तो थी, पर उन आंखों ने वक्त से पहले बहुत कुछ देख लिया था। वह थी इनाया कौर। इनाया चुपचाप सामने खड़े एक परिवार को देख रही थी। वहाँ सन्नाटा था, लेकिन वो गम का सन्नाटा नहीं था। उस परिवार की बहू ने अभी अभी एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन उस नन्ही जान को दुनिया दिखाने की कीमत उस माँ ने अपनी जान देकर चुकाई थी। जब डॉक्टर ने बाहर आकर खबर दी तो परिवार के चेहरों पर एक पल के लिए उदासी आई, पर अगले ही पल एक बुजुर्ग औरत ने पूछा, डॉक्टर, बेटा हुआ है या बेटी? बेटा हुआ है, डॉक्टर ने जवाब दिया। ये सुनते ही उस बुजुर्ग औरत और बाकी मर्दों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे बहू की मौत की कोई कीमत ही ना हो। वह औरत अपने बेटे से कहने लगी, देख बेटा, दुखी मत हो। अब इस बच्चे को अकेले पालना मुश्किल है। बच्चे को पालने के लिए माँ की ज़रूरत होती है। अब इसकी माँ तो रही नहीं, तू दूसरी शादी की सोच, क्योंकि बच्चे सिर्फ माँ ही पाल सकती है। वह लड़का खामोश खड़ा रहा। उस मासूम बच्चे के रोने की आवाज़ गलियारे में गूंज रही थी, जिसे अभी अभी उसकी माँ से और अब उसकी यादों से भी दूर करने की साजिश शुरू हो गई थी। इनाया ये सब दूर खड़ी सुन रही थी। उसके चेहरे पर नफरत के भाव थे। तभी पीछे से सावित्री ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इनाया, बच्चा, क्या देख रही हो उधर? इनाया चौंक गई, पर अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए बोली, कुछ नहीं माँ, बस रिश्तों का नाटक देख रही हूँ। एक सवाल और एक उम्मीद। दोनों माँ बेटी कॉरिडोर में एक साथ चलने लगीं। सावित्री ने इनाया का चेहरा पढ़ते हुए पूछा, तुझे ये सब नाटक क्यों लगता है इनाया? इनाया की आवाज़ में एक अजीब सी कड़वाहट थी। माँ, एक बच्चे को पालने के लिए हमेशा औरत की ही बलि क्यों दी जाती है? क्या ये बाप उसे खुद नहीं पाल सकता?
अभी देखिए, उसकी बीवी की जान चली गई और उसे दुख मनाने से ज़्यादा दूसरी शादी की फिक्र है। क्या मर्द इतने बेजान होते हैं? क्या वो अपने बच्चे को अकेले नहीं पाल सकता? सावित्री के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने अपनी जिंदगी में भी तो यही सब झेला था। उन्होंने बात बदलते हुए कहा, छोड़ ये सब बातें। ये बता कि तू यहाँ क्यों आई थी? इनाया का मूड एकदम से बदल गया। वह चुलबुले अंदाज में अपनी माँ से चिपक गई। मैं आपके लिए लंच लेकर आई थी माँ। और मुझे आपसे एक छोटी सी परमिशन चाहिए। कैसी परमिशन? सावित्री ने मुस्कुराते हुए पूछा। माँ, क्या मैं कल अपने दोस्तों के साथ बीच जा सकती हूँ? बहुत दिन हो गए समंदर की लहरों को देखे हुए। प्लीज़ माँ, जाने दो ना। इनाया ने अपनी माँ के गाल पर एक प्यारी सी किस की और बच्चों की तरह मचलने लगी। सावित्री उसकी मासूमियत पर हार गईं। उन्होंने प्यार से उसके बाल सहलाए और कहा, ठीक है बाबा, चली जाना, पर शाम होने से पहले घर लौट आना। इनाया खुशी से झूम उठी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे का हाथ थामे लंच करने के लिए अस्पताल के कैंटीन की तरफ बढ़ गईं। एक तरफ कैलिफोर्निया में खौफ का दूसरा नाम विक्रांत इंडिया आने की तैयारी कर रहा है, और दूसरी तरफ इनाया अपनी छोटी सी दुनिया में खुशियां बटोर रही है। क्या होगा जब इन दो दुनियाओं का टकराव होगा? वही कैलिफोर्निया का प्राइवेट एयरपोर्ट, जहां रनवे पर एक चमचमाता हुआ ब्लैक प्राइवेट जेट खड़ा था। रात के अंधेरे में उसकी बॉडी पर पड़ती लाइट उसे और भी राजसी लुक दे रही थी। विक्रांत सिंह चौहान अपने परछाई जैसे वफादार बॉडीगार्ड जोरावर और असिस्टेंट रॉकी के साथ सीढ़ियां चढ़कर अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही जेट ने उड़ान भरी, विक्रांत जेट के अंदर बने अपने आलीशान प्राइवेट स्वीट की ओर बढ़ गया। उसने अपने कोट के बटन खोले और एक गहरी सांस ली। पिछले 7 महीनों से वह कैलिफोर्निया में अपनी सल्तनत फैला रहा था, लेकिन आज उसका दिल कुछ बेचैन था। वह पत्थर जैसा इंसान, जिसके चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं आती थी, आज अंदर ही अंदर एक अजीब सी घबराहट महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसका परिवार किसी खतरे में है, या शायद उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। चौहान मैंशन, जहां खौफ और प्यार साथ रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के सबसे महंगे इलाके में स्थित चौहान मैंशन अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा था। सफ़ेद और सुनहरे पत्थरों से बना ये 6 मंजिला महल किसी राष्ट्रपति भवन से कम नहीं लग रहा था। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, क्योंकि विक्रांत अपनी जान से ज़्यादा अपने परिवार की हिफाजत की फिक्र करता था। रात के खाने का वक्त था। डाइनिंग टेबल पर परिवार के मुखिया भैरव सिंह चौहान, विक्रांत के दादाजी, बैठे थे। उनके चेहरे पर वही सख्त तेवर थे जो विक्रांत में भी नजर आते थे। उनके बगल में दिग्विजय सिंह चौहान, विक्रांत के पिता, बैठे थे, जिनकी आंखों में आज भी अपनी दिवंगत पत्नी की याद में एक अधूरापन झलकता था। तभी रामू काका दौड़ते हुए आए। मालिक, खुशखबरी है, कल सुबह विक्रांत बाबा घर लौट रहे हैं। रॉकी का फोन आया था। भैरव सिंह ने अपने हाथ में पकड़ा चम्मच मेज पर पटका और गुस्से में बोले, उस लड़के को हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। 7 महीने हो गए, एक बार भी खुद कॉल नहीं किया। सारा काम असिस्टेंट से करवाता है। मुझ पर नज़र तो ऐसी रखता है जैसे मैं किसी जेल का कैदी हूं, और खुद पास आने का नाम नहीं लेता। दिग्विजय जी ने धीरे से कहा, पिताजी, गुस्सा शांत कीजिए। वह काम के सिलसिले में गया था। काम तो हमने भी संभाला है दिग्विजय, पर हमने कभी परिवार को नहीं भुलाया, भैरव सिंह चिढ़कर बोले। रमू, जरा उस आदित्य को भी बता दे, शायद उसका दिन बन जाए। ये दोनों दोस्त बचपन से साथ हैं, पर मेरा पोता तो उस बेचारे का भी फोन नहीं उठाता। हमेशा करेले जैसा मुंह बनाकर रहता है। हंसी मजाक और नई एंट्री। तभी परिवार के सबसे चुलबुले सदस्य दक्ष सिंह चौहान, विक्रांत का छोटा भाई, ने एंट्री मारी। वह अपनी डिंपल वाली मुस्कान से सबका दिल जीत लेता था। दक्ष अभी मास्टर्स कर रहा था और लड़कियों में बेहद पॉपुलर था। दक्ष के पीछे पीछे सबसे छोटा भाई कबीर आया, जिसके हाथ में हमेशा की तरह एक किताब थी। कबीर एक शांत स्वभाव का लड़का और एक सीक्रेट नोवेल राइटर था। दादाजी, अब इस उम्र में मैं मौज मस्ती नहीं करूंगा, तो क्या आपकी तरह बुढ़ापे में घर बैठकर पोते पोतियों का इंतजार करूंगा? दक्ष ने शरारत से कहा। भैरव सिंह ने दिग्विजय की ओर देखा। देख ले दिग्विजय, तेरा ये बेटा भी अब मेरा मजाक उड़ाने लगा है। तभी बाहर एक चमचमाती कार रुकी और अंदर दाखिल हुआ आदित्य राजवत। आदित्य चौहान खानदान का बेटा तो नहीं था, पर बेटे से काम भी नहीं था। वह इस परिवार का हिस्सा जरूर था। 14 साल की उम्र में जब उसके माता पिता इंग्लैंड शिफ्ट हुए, तो आदित्य ने अपने दोस्त विक्रांत के साथ इंडिया में रहना चुना। आज वह एक मशहूर डॉक्टर और राजवत इंडस्ट्रीज का CEO था। दादाजी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आदित्य ने प्यार से कहा। भैरव सिंह बोले, आ गया तू। देख तेरे उस बदमिजाज दोस्त को, कल आ रहा है वो। आदित्य मुस्कुराया। वो तो मुझे पता है, पर क्या आपको पता है उसने आपके ऊपर क्या बम फोड़ा है? विक्रांत ने आपकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स देखी हैं। उसने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं आपके लिए एक खास नज़ाया करूं।
आपका कोलेस्ट्रॉल और शुगर बढ़ गया है, इसलिए अब से इस घर में आपके लिए मीठा पराठे सब बंद। अब आपको घास फूस खाना होगा। भैरव सिंह का चेहरा उतर गया। क्या ये लड़का मुझे जीते जी मार देगा? अब मुझे अच्छा खाना भी नसीब नहीं होगा। सब ठहाका मारकर हंस पड़े। आदित्य भी वहीं डिनर के लिए बैठ गया। चौहान मैंशन में आज एक रौनक थी, क्योंकि घर का बड़ा बेटा वापस आ रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि विक्रांत की ये वापसी सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि लाइफ सेंटर हॉस्पिटल की उस मासूम इनाया के लिए भी सब कुछ बदल देने वाली है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी के बीच एक शांत और पुरानी कॉलोनी के छोटे से घर में खुशियां बसती थीं। लाइफ सेंटर हॉस्पिटल में अपनी शिफ्ट खत्म कर सवित्री जी अपनी बेटी इनाया के साथ घर लौट आई थीं। पिछले 18 सालों से यह छोटा सा फ्लैट ही उनकी पूरी दुनिया थी। ये घर भले ही महल जैसा आलीशान नहीं था, लेकिन इसकी दीवारों पर चढ़ा गुलाबी और हरा रंग एक सुकून देता था। दीवारों पर इनाया और सवित्री जी की बनाई हुई बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स लगी थीं। सफ़ेद रंग के पर्दे खिड़की से आती हवा के साथ लहरा रहे थे। हॉल में एक छोटा सा सोफा था और बगल में ही एक छोटी सी डाइनिंग टेबल। इस घर में 2 ही कमरे थे, एक इनाया की छोटी सी लाइब्रेरी जहां उसकी डॉक्टर बनने की पढ़ाई की दुनिया थी, और दूसरा उन दोनों का बेडरूम। इनाया को कभी अकेले सोना पसंद नहीं था। उसे अपनी माँ की खुशबू और उनके सीने से लगकर ही नींद आती थी। आज भी सवित्री जी जैसे ही किचन में रात का खाना बनाने गईं, इनाया भी पीछे पीछे पहुंच गई और सब्जियां काटने में उनकी मदद करने लगी। बाहर से देखने पर लगता था कि यह माँ बेटी बहुत खुश हैं, पर इस खुशी के पीछे एक गहरा दर्द और समाज का ताना था। इस पुरानी कॉलोनी के लोग अक्सर उन्हें तिरछी निगाहों से देखते थे। वजह सिर्फ इतनी थी कि सवित्री जी के साथ उनके पति नहीं थे। हमारे समाज की ये कड़वी हकीकत है कि एक औरत कितनी भी काबिल क्यों न हो, लोग उसके नाम के साथ एक मर्द का नाम ढूंढते हैं। चाहे वो मर्द उसे इज्जत दे या न दे, पर पति का ठप्पा होना जैसे ज़रूरी हो। लेकिन इन सब बातों से दूर इनाया और सवित्री जी एक दूसरे की ढाल बनी हुई थीं। किचन में काम करते करते अचानक सवित्री जी रुकी और इनाया की तरफ देखकर बोली, इनाया, मैं तुझे एक बात बताना तो भूल ही गई। इनाया ने सब्जी काटना रोककर अपनी माँ की तरफ देखा। क्या हुआ माँ? कोई खास बात? सवित्री जी के चेहरे पर थोड़ी चिंता और थोड़ी उलझन थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अस्पताल में आज एक बहुत बड़े डॉक्टर और बिजनेस टाइकून आदित्य राजवत आए थे। उन्होंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात की है। दरअसल शहर के एक बहुत बड़े रईस परिवार चौहान खानदान के बड़े बुजुर्ग की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। उन्हें घर पर ही देखभाल के लिए एक भरोसेमंद नर्स की ज़रूरत है। इनाया ने ध्यान से सुनते हुए पूछा, तो क्या उन्होंने आपको चुना है माँ? सवित्री जी ने सिर हिलाया। हाँ, डॉक्टर आदित्य ने मेरा काम देखा है और उन्हें मुझ पर भरोसा है। उन्होंने कहा है कि कल सुबह मुझे चौहान पैलेस जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। सुना है वो लोग बहुत रसूखदार और सख्त मिजाज के हैं। इनाया की आंखों में अपनी माँ के लिए चिंता उभरी। चौहान पैलेस? माँ, मैंने सुना है कि उनका बड़ा बेटा बहुत सख्त मिजाज का है। क्या वहाँ जाना ठीक होगा? सवित्री जी ने इनाया के गाल को सहलाया और बोली, डर मत बेटा, मैं सिर्फ एक मरीज की सेवा करने जा रही हूँ। और वैसे भी मुझे अपने काम से मतलब है, और जब मैं अकी से कम करूँगी टैब, मुझे उनका गुस्सा भी नहीं झेलना पड़ेगा। पर कल तुझे बीच बीच पर अपने दोस्तों के साथ अकेले ही जाना होगा, मैं शायद साथ न चल पाऊँ। इनाया ने मुस्कुराकर माँ का हाथ चूम लिया। आप फिक्र मत करो माँ, मैं संभाल लूँगी, आप बस अपना ख्याल रखना। रात के सन्नाटे में जहाँ एक तरफ सवित्री जी आने वाली नई जिम्मेदारी के बारे में सोच रही थी, वहीं दूसरी तरफ इनाया के मन में एक अनजाना सा डर था। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ का उस चौहान पैलेस में कदम रखना उन दोनों की जिंदगी के पन्ने हमेशा के लिए बदल देगा। आगे की कहानी सुनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करिए, मुझे यह कहानी पसंद आई इसे कंटिन्यू करिए। और घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सारे कहानियों को फंसे लिख कर अपलोड करने वाली हूँ। मैं सारी कहानियों को पूरा करूँगी जितने भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है। अच्छा भी, अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ हाइप देना ना भूले।